अजित कुमार बनर्जी अपने परम मित्र व्योमकेश बख्शी के साथ कलकत्ता के हैरिसन रोड पर स्थित उनके किराए के 3 मंजिला मकान में रहता हूं। व्योमकेश, जो स्वयं को जासूस के बजाय सत्यान्वेषी कहलाना पसंद करते हैं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण अवलोकन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर हरकत, हर नजर, हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच छिपी होती है जो मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। यह 1948 के अक्टूबर महीने की बात है, जब कलकत्ता की सड़कों पर शरद की सुनहरी धूप नाच रही थी और हमारी जिंदगी में एक नया और खतरनाक रहस्य दस्तक देने वाला था। उस सुबह मैं और व्योमकेश नाश्ते की मेज पर बैठे थे। हमारे नौकर पुंटूराम ने हमें गर्मागर्म चाय और टोस्ट परोसे थे। मैं अखबार पढ़ने में मग्न था, जबकि व्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के बीच कुछ गुनगुना रहे थे। उनकी यह आदत मुझे हमेशा से पसंद थी। यह उनके शांत और चिंतनशील स्वभाव का हिस्सा थी। लेकिन अचानक वह रुक गए और मेरी ओर देखकर बोले, अजित, तुमने कभी सोचा है कि किसी पेंटिंग के पीछे कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं? कला केवल सौंदर्य नहीं, कभी वह लालच और हत्या का कारण भी बन सकती है। मैंने अखबार से नजर उठाई और मुस्कुराया। व्योमकेश, तुम फिर किसी नए मामले की ओर इशारा कर रहे हो, है ना? वह हंसे। उनकी आंखों में एक चमक थी। शायद, लेकिन अभी तो यह केवल एक विचार है। मैंने अखबार फिर से उठाया, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा कौतूहल जाग चुका था। व्योमकेश के विचार कभी साधारण नहीं होते। उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई गहराई होती है। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पुंटूराम ने दरवाजा खोला और कलकत्ता पुलिस का एक सिपाही हांफता हुआ अंदर आया। व्योमकेश बाबू, सिपाही ने सलाम करते हुए कहा, इंस्पेक्टर पुरंदर पांडे साहब ने तुरंत बुलाया है। बहुत बड़ा मामला है, हत्या हुई है। कहां? व्योमकेश उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में तुरंत गंभीरता आ गई थी। रंगमहल में महाराजा विजेंद्र प्रताप सिंह की हवेली में, सिपाही ने कहा। खुद महाराजा को मार दिया गया है। मेरी कलम हाथ से छूट गई। महाराजा विजेंद्र प्रताप सिंह? वही जो परसों अपनी दुर्लभ पेंटिंग की नीलामी करने वाले थे? हाँ, वही, सिपाही ने कहा। नीलामी से एक रात पहले उनकी हत्या हो गई। व्योमकेश ने अपना कोट उठाया और मेरी तरफ देखा। चलो अजित बाबू, लगता है तुम्हारी नई कहानी का शीर्षक मिल गया, रक्तराग। मैंने उनकी बात का मतलब तो नहीं समझा, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि यह कोई साधारण मामला नहीं होने वाला। हम तुरंत तैयार हुए और सिपाही के साथ निकल पड़े। पुलिस की गाड़ी तेजी से कलकत्ता की सड़कों से गुजर रही थी। खिड़की से बाहर शहर का शोर और हलचल दिख रही थी, लेकिन मेरा मन पूरी तरह से उस हत्या के बारे में सोच रहा था। महाराजा विजेंद्र प्रताप सिंह का नाम मैंने कई बार अखबारों में पढ़ा था। वह एक पूर्व रियासत के शासक थे जो अब कलकत्ता में रहते थे और दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी हवेली रंगमहल की भव्यता के किस्से मशहूर थे। व्योमकेश चुपचाप बैठे थे। उनकी नजरें बाहर की तरफ थीं, लेकिन मैं जानता था कि उनका दिमाग पहले से ही उस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद गाड़ी एक विशाल हवेली के सामने रुकी। रंगमहल सचमुच अपने नाम के अनुरूप था। लाल पत्थर से बनी यह हवेली भव्य और प्रभावशाली थी, लेकिन उसकी दीवारों पर समय की धूल जमी थी। मुख्य द्वार पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और हवेली के चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। हम हवेली के अंदर दाखिल हुए। भीतर का दृश्य और भी प्रभावशाली था। ऊंची छतें, बड़े बड़े झूमर, दीवारों पर टंगी पुरानी पेंटिंग्स और मूर्तियां, सब कुछ महाराजा की कला प्रेम की गवाही दे रहा था। लेकिन इस भव्यता के बीच एक अजीब सी उदासी और भय का माहौल था। इंस्पेक्टर पुरंदर पांडे हमारा इंतजार कर रहे थे। वह एक मध्यम कद के गंभीर चेहरे वाले अधिकारी थे जो व्योमकेश का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने हमें देखते ही राहत की सांस ली। व्योमकेश बाबू, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। यह मामला बहुत ही अजीब और रहस्यमय है। मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। बताइए क्या हुआ? व्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा और हमें हवेली के दूसरे माले की ओर ले गए। हम एक लंबे गलियारे से होकर गुजरे। दीवारों पर प्राचीन राजाओं और रानियों के चित्र टंगे थे जो हमें देखते हुए लग रहे थे। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर 2 पुलिस वाले पहरा दे रहे थे। इंस्पेक्टर पांडे ने दरवाजा खोला और हम अंदर दाखिल हुए। कमरा महाराजा का निजी स्टूडियो था। यहाँ चारों ओर पेंटिंग्स, मूर्तियां और कलाकृतियां रखी थीं। एक और एक बड़ा सा ईजल था जिस पर एक सफेद कपड़ा पड़ा था।
लेकिन जो दृश्य सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था वह कमरे के बीच में फर्श पर पड़ी महाराजा विजयेंद्र प्रताप सिंह की लाश थी। महाराजा लगभग 55 साल की उम्र के प्रतीत होते थे। उनकी सफेद दाढ़ी और मूछें उनके राजसी व्यक्तित्व को और भी प्रभावशाली बनाती थीं, लेकिन उनकी छाती पर 3 गहरे कट थे जिनसे खून का धब्बा उनके सफेद कुर्ते पर फैला हुआ था। उनके चेहरे पर पीड़ा और आश्चर्य का भाव था, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हुआ हो कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अजीब थी वह महाराजा की लाश के पास फर्श पर बना एक अधूरा स्वास्तिक का निशान था। यह लाल चंदन के लेप से बनाया गया था और इतनी सावधानी से बनाया गया था कि लगता था कि इसे बनाने वाले ने इसमें बहुत समय दिया हो। यह स्वास्तिक का निशान? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, यह लाल चंदन से बनाया गया है और यह अधूरा है, जैसे हत्यारे को कुछ ने बीच में रोक दिया हो। व्योमकेश धीरे धीरे लाश की ओर बढ़े। उन्होंने महाराजा के घावों को ध्यान से देखा, फिर उनके हाथों को और फिर उनकी आंखों को। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में वही गहरी एकाग्रता थी। हथियार क्या था? व्योमकेश ने पूछा। यह चांदी का पेपर कटर। इंस्पेक्टर पांडे ने एक तरफ रखे हथियार की ओर इशारा किया। यह महाराजा की अपनी मेज पर रखा था। हत्यारे ने इसी से उन पर 3 बार वार किए। व्योमकेश ने पेपर कट्टर को देखा, लेकिन उसे छुआ नहीं। फिर उनकी नजर उस स्वास्तिक के निशान पर गई। वह घुटनों के बल बैठ गए और निशान को बहुत करीब से देखने लगे। उन्होंने अपनी उंगली से लाल चंदन को छुआ और सूंघा। यह ताजा है, व्योमकेश ने कहा। यह निशान हत्या के ठीक बाद बनाया गया होगा। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। हत्यारा यह निशान क्यों बनाएगा? यह तो हमें पता लगाना होगा, व्योमकेश ने कहा। लेकिन यह जरूर है कि यह निशान कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे कोई मकसद है। उन्होंने कमरे का पूरा मुआयना किया, ईजल पर पड़े सफेद कपड़े को देखा, मेज पर रखे कागजों को देखा और खिड़की की ओर गए। खिड़की बंद थी, लेकिन उसकी कुंडी खुली हुई थी। यह खिड़की खुली थी? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। जब हम आए तो यह बंद थी, लेकिन कुंडी खुली हुई थी। मतलब हत्यारा दरवाजे से आया और गया, व्योमकेश ने कहा। हत्या किसने और कब की? कल रात करीब 11 से 12 बजे के बीच, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। महाराजा के नौकर ने सुबह उन्हें यहां मृत पाया। उन्हें रात को खाने के बाद यहां आने की आदत थी। परिवार में कौन कौन है? व्योमकेश ने पूछा। महाराजा का एक बेटा है, युवराज प्रसेनजित, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। फिर रानी मां माधवी, जो महाराजा की विधवा हैं, और महाराजा के एक कला सलाहकार हैं, ईशान सिन्हा, जो नीलामी की सारी व्यवस्था संभाल रहे थे। और कोई? व्योमकेश ने पूछा। हाँ, एक नजीरा बेगम भी हैं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। वह हवेली की पुरानी मालकिन थी। महाराजा ने उनसे यह हवेली और जमीन दशकों पहले खरीदी थी। वह अब यहां नौकरानी के रूप में रहती हैं। व्योमकेश ने सोच में डूब गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मुझे इन सभी से मिलना होगा, व्योमकेश ने कहा, लेकिन पहले मुझे वह पेंटिंग देखनी है जिसकी नीलामी होने वाली थी। इंस्पेक्टर पांडे ने हमें ईजल की ओर ले गए। उन्होंने सफेद कपड़ा हटाया और हमारे सामने एक अद्भुत पेंटिंग प्रकट हुई। यह 17वीं सदी की मुगल शैली में बनी एक नृत्यांगना की तस्वीर थी। नृत्यांगना के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान थी और उसके गहने इतनी बारीकी से बनाए गए थे कि लगता था जैसे वे असली हों। पेंटिंग के नीचे फारसी में लिखा था, मल्लिका ए गजल। यह है मल्लिका ए गजल, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। इसकी कीमत लाखों में है। अंतर्राष्ट्रीय खरीदार इसे खरीदने के लिए तैयार थे। व्योमकेश ने पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने इसके फ्रेम को छुआ और फिर पेंटिंग के पीछे झांक कर देखा। क्या कुछ गायब हुआ है? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। पेंटिंग यही है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। अजीब है, व्योमकेश ने बुदबुदाया। अगर हत्या का मकसद चोरी नहीं था तो फिर क्या था? वह फिर से लाश की ओर गए और महाराजा की जेबों को देखा। उनकी जेब में एक छोटी सी चाबी थी। यह चाबी किस चीज की है? व्योमकेश ने पूछा। पता नहीं, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। हमने अभी तक इसकी जांच नहीं की। व्योमकेश ने चाबी को ध्यान से देखा। यह एक पुरानी शैली की चाबी थी,
जैसे किसी तिजोरी या अलमारी की हो। मुझे लगता है कि यह चाबी बहुत अहम है, व्योमकेश ने कहा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस हवेली का पूरा मुआयना करना होगा और मुझे परिवार के सभी सदस्यों से मिलना होगा। बिल्कुल, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। मैं सबको नीचे हॉल में बुलाता हूं। हम सब नीचे के एक बड़े हॉल में गए। यह हॉल भी कलाकृतियों से सजा हुआ था। दीवारों पर बड़े बड़े दर्पण और झूमर लटक रहे थे। कुछ ही देर में परिवार के सभी सदस्य वहां इकट्ठा हो गए। सबसे पहले युवराज प्रसेनजीत आए। वह लगभग 30 साल के युवक थे, लंबे कद के, गोरे रंग के, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उन्होंने रात भर नहीं सोया हो। उनके कपड़े महंगे थे, लेकिन थोड़े मैले थे। फिर रानी मां माधवी आईं। वह लगभग 50 साल की उम्र की एक सौम्य महिला थीं, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थीं। उनके चेहरे पर गहरा दुख था और उनकी आंखें लाल थीं। वह एक कोने में बैठ गईं और चुपचाप अपने माथे पर तिलक लगाती रहीं। उसके बाद ईशान सिन्हा आए। वह एक युवा, स्मार्ट दिखने वाले व्यक्ति थे, जो पश्चिमी कपड़ों में थे। उनके हाथों में कुछ कागजात थे और वह बेहद परेशान लग रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी और आखिर में नजीरा बेगम आई। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थी, जिनका चेहरा कठोर और दृढ़ था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो न तो दुख थी और न ही डर। वह एक कोने में खड़ी रहीं, जैसे सबसे अलग। व्योमकेश ने सबको ध्यान से देखा। उनकी नजरें हर चेहरे पर ठहर रही थीं, जैसे वह हर किसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। मुझे बहुत खेद है आप सभी के लिए, व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा। महाराजा साहब का जाना आप सभी के लिए एक बड़ा सदमा होगा, लेकिन मुझे आप सभी से कुछ सवाल पूछने होंगे। मैं व्योमकेश। बिल्कुल, व्योमकेश ने कहा, लेकिन पहले मुझे यह जानना होगा कि कल रात आप सब कहां थे? युवराज प्रसेनजीत ने कहा। मैं अपने कमरे में था। रात को 10 बजे के बाद मैं अपने कमरे में चला गया था। क्या कोई आपको देख सकता है? व्योमकेश ने पूछा। युवराज थोड़ा हिचकिचाए। नहीं, मैं अकेला था। व्योमकेश ने रानी मां माधवी की ओर देखा। और आप? मैं अपने पूजा घर में थी, रानी मां ने कहा। उनकी आवाज दुख से भरी थी। मैं रात को 11 बजे तक पूजा कर रही थी। उसके बाद मैं सो गई। आपने कुछ अजीब सुना? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, रानी मां ने कहा। मेरा कमरा महाराजा के स्टूडियो से दूर है। व्योमकेश ने ईशान सिन्हा की ओर देखा। और आप? मैं अपने कमरे में था, ईशान ने कहा। मैं नीलामी की तैयारी के कागजात देख रहा था। महाराजा ने मुझसे कहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही होना चाहिए। आपने महाराजा को आखिरी बार कब देखा? व्योमकेश ने पूछा। रात को खाने के समय, ये ईशान ने कहा। उसके बाद वह अपने स्टूडियो में चले गए। व्योमकेश ने नजीरा बेगम की ओर देखा। और आप? नजीरा बेगम ने सीधे व्योमकेश की आंखों में देखा। उनकी नजरों में कोई डर नहीं था। मैं रसोई में थी, उन्होंने कहा। बर्तन साफ कर रही थी। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। आपका कमरा कहाँ है? व्योमकेश ने पूछा। नीचे, नौकरों के क्वार्टर में, नजीरा बेगम ने कहा। व्योमकेश ने सबको धन्यवाद दिया और इंस्पेक्टर पांडे से कहा, मुझे हवेली का पूरा मुआयना करना होगा और मुझे अकेले में हर किसी से बात करनी होगी। हम वापस ऊपर गए और महाराजा के अन्य कमरों को देखने लगे। महाराजा का बेडरूम बहुत भव्य था, लेकिन सादा भी। वहां एक बड़ी अलमारी थी, जिसमें उनके कपड़े और कुछ निजी सामान रखा था। व्योमकेश ने महाराजा की जेब से मिली चाबी को अलमारी के हर ताले में लगाकर देखा, लेकिन वह किसी में भी नहीं खुली। यह चाबी किसी और चीज की है, व्योमकेश ने कहा। हमें इसे ढूंढना होगा। हम फिर से स्टूडियो में लौटे। व्योमकेश ने कमरे के हर कोने को टटोला। अचानक उनकी नजर एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी, जो कमरे के एक कोने में थी। उन्होंने चाबी उसमें लगाई और अलमारी खुल गई। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कागजात, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी डायरी थी। व्योमकेश ने डायरी उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। यह महाराजा की निजी डायरी है, व्योमकेश ने कहा। उन्होंने कुछ पन्ने पढ़े और फिर एक जगह रुक गए। क्या लिखा है? मैंने उत्सुकता से पूछा। व्योमकेश ने पढ़ा, मुझे यकीन है कि मल्लिका ए गजल के पीछे कुछ छिपा है। मेरे पूर्वजों ने इस पेंटिंग को किसी खास वजह से संभाल कर रखा था। मुझे इसका पता लगाना होगा, लेकिन किसी को इसके बारे में मैंने पूछा। मतलब महाराजा को लगता था कि पेंटिंग के पीछे कोई रहस्य है? मैंने पूछा। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और शायद यही उनकी हत्या का कारण भी हो सकता है। वह फिर से पेंटिंग की ओर गए और उसे बहुत ध्यान से देखने लगे। उन्होंने फ्रेम को टटोला, पेंटिंग के पीछे देखा और फिर अचानक उन्हें कुछ दिखा। देखो अजित, व्योमकेश ने कहा। फ्रेम के एक कोने में एक छोटी सी खांच है, जैसे यहां कुछ छिपाया गया हो। उन्होंने खांच को धीरे से दबाया और फ्रेम का एक छोटा सा हिस्सा खुल गया। उसके अंदर एक छोटी सी डिब्बी थी।
व्योमकेश ने डिब्बी को निकाला और खोला। उसके अंदर कुछ पुराने कागजात थे। ये क्या है? मैंने पूछा। व्योमकेश ने कागजात को पढ़ा। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भावेत आया। ये बहुत पुराने दस्तावेज हैं, व्योमकेश ने कहा। इनमें लिखा है कि रंगमहल और इसकी जमीन असल में नजीरा बेगम के परिवार की थी। महाराजा के पूर्वजों ने इसे धोखे से हड़प लिया था। यह दस्तावेज इसका सबूत है। मैं चौंक गया। मतलब महाराजा को इसके बारे में पता था? हाँ, व्योमकेश ने कहा, और शायद इसीलिए उन्होंने इन दस्तावेजों को पेंटिंग के फ्रेम में छिपा दिया था। वह नहीं चाहते थे कि कोई इन्हें देखे। लेकिन इसका हत्या से क्या संबंध है? मैंने पूछा। यह तो हमें पता लगाना होगा, व्योमकेश ने कहा, लेकिन यह बहुत अहम सुराग है। इंस्पेक्टर पांडे, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, बोले, तो क्या आपको लगता है कि नजीरा बेगम ने हत्या की? अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, व्योमकेश ने कहा। मुझे और जांच करनी होगी। हम नीचे आए और व्योमकेश ने युवराज प्रसेनजित से अकेले में बात करने को कहा। हम एक छोटे से कमरे में गए जो पुस्तकालय था। युवराज साहब, व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, मुझे आपसे कुछ निजी सवाल पूछने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सच बताएंगे। युवराज ने बेचैनी से सिर हिलाया। पूछिए, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है? व्योमकेश ने सीधे पूछा। युवराज का चेहरा पीला पड़ गया। यह सवाल क्यों? बस जवाब दीजिए, व्योमकेश ने दृढ़ता से कहा। युवराज ने गहरी सांस ली। मैं कर्ज में हूं। जुए में बहुत पैसा हार चुका हूं। मेरे पिता को इसके बारे में पता था और वह बहुत नाराज थे। कितना कर्ज है? व्योमकेश ने पूछा। लगभग 2 लाख रुपए, युवराज ने कहा। मुझे इस महीने के अंत तक चुकाना है, नहीं तो कर्जदार मुझे मार देंगे। आप पेंटिंग की नीलामी से उम्मीद कर रहे थे? व्योमकेश ने पूछा। युवराज ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पिताजी से कहा था कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं खुद अपनी गलतियों का भुगतान करूं। कल रात आप सचमुच अपने कमरे में थे? व्योमकेश ने पूछा। युवराज हिचकिचाए। हाँ, मैं था, लेकिन मैं बहुत परेशान था। मैं सो नहीं पाया। आपने कुछ सुना? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, युवराज ने कहा। मेरा कमरा दूसरी तरफ है। व्योमकेश ने उन्हें जाने दिया और फिर रानी मां माधवी को बुलाया। रानी मां धीरे धीरे कमरे में आईं। उनका चेहरा दुख से भरा था। रानी साहिबा, व्योमकेश ने सम्मान से कहा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है। रानी मां ने सिर हिलाया। पूछिए। आप पेंटिंग की नीलामी के बारे में क्या सोचती थी? व्योमकेश ने पूछा। रानी मां ने एक गहरी सांस ली। मैं इसके खिलाफ थी। मल्लिका ए गजल मेरे पति की बहुत प्रिय चीज थी। यह हमारे परिवार की धरोहर है। मैं नहीं चाहती थी कि इसे बेचा जाए। आपने महाराजा को रोकने की कोशिश की? व्योमकेश ने पूछा। हाँ, रानी मां ने कहा। मैंने उनसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि उन्हें पैसों की जरूरत है। आपके पूजा घर में लाल चंदन का लेप रहता है? व्योमकेश ने पूछा। रानी मां चौंक गई। हाँ, मैं रोज पूजा में इस्तेमाल करती हूं, लेकिन यह सवाल क्यों? क्या कल रात आपका चंदन कहीं गायब हुआ था? व्योमकेश ने पूछा। रानी मां ने सोचा। हाँ, अब जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे याद आया। मेरी चंदन की डिबिया अपनी जगह पर नहीं थी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा शायद मैं ही कहीं रख भूल गई होंगी। आपको किसी पर शक है? व्योमकेश ने पूछा। रानी मां ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे किसी पर भी शक नहीं। सब लोग भले हैं। व्योमकेश ने उन्हें धन्यवाद दिया और फिर ईशान सिन्हा को बुलाया। ईशान बेचैनी से कमरे में आए। ईशान साहब, व्योमकेश ने कहा, आप महाराजा के कला सलाहकार थे। नीलामी की सारी व्यवस्था आप संभाल रहे थे। हाँ, ईशान ने कहा। महाराजा ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था। आपको कितना कमीशन मिलने वाला था? व्योमकेश ने पूछा। ईशान हिचकिचाए। 5%, यानी लगभग 50,000 रुपए, व्योमकेश ने कहा। अच्छी रकम है। ईशान ने कुछ नहीं कहा। आप कल रात सचमुच अपने कमरे में थे? व्योमकेश ने पूछा। हाँ, ईशान ने कहा। मैं कागजात देख रहा था। क्या आपने कुछ सुना? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, ईशान ने कहा। मेरा कमरा दूर है। व्योमकेश ने उन्हें जाने दिया और आखिर में नजीरा बेगम को बुलाया। नजीरा बेगम ने बिना किसी डर के कमरे में प्रवेश किया। उनकी नजरें सीधी और दृढ़ थीं। नजीरा बेगम, व्योमकेश ने कहा, मुझे पता चला है कि यह हवेली कभी आपके परिवार की थी। नजीरा बेगम का चेहरा सख्त हो गया। हाँ, यह सच है,
लेकिन महाराजा के पूर्वजों ने इसे हमसे छीन लिया, हमें धोखे से बेदखल कर दिया। आप यहां क्यों रहती हैं? ब्योमकेश ने पूछा। क्योंकि मेरे पास और कोई जगह नहीं है, नजीरा बेगम ने कहा। उनकी आवाज में कड़वाहट थी। मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मुझे यहां नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है। आप महाराजा से नफरत करती थीं? ब्योमकेश ने सीधे पूछा। नजीरा बेगम ने एक क्षण के लिए ब्योमकेश की आंखों में देखा, फिर बोली, हां, मैं उनसे नफरत करती थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। कल रात आप कहां थीं? ब्योमकेश ने पूछा। मैंने पहले ही बताया, रसोई में और फिर अपने कमरे में, नजीरा बेगम ने कहा। क्या कोई आपको देख सकता है? ब्योमकेश ने पूछा। नहीं, नजीरा बेगम ने कहा, मैं अकेली थी। ब्योमकेश ने उन्हें धन्यवाद दिया। जब नजीरा बेगम चली गई तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने हत्या की? उनके पास मकसद तो है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मुझे और सबूत चाहिए। शाम होने लगी थी, हम अभी भी रंगमहल में ही थे। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर पांडे से कहा कि हम रात को यहीं रुकना चाहते हैं, मुझे हवेली का माहौल समझना होगा, उन्होंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे ने युवराज से बात की और हमें तीसरे माले का एक कमरा दे दिया गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन उसमें भी वही उदासी थी जो पूरी हवेली में थी। रात को खाना खाने के बाद हम अपने कमरे में लौटे। ब्योमकेश अपनी डायरी में कुछ नोट्स बना रहे थे। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। रंगमहल का बगीचा अंधेरे में डूबा हुआ था और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अजित, ब्योमकेश ने अचानक कहा, इस मामले में बहुत कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं। हत्या का मकसद केवल बदला नहीं है, यहां कुछ और भी है। क्या? मैंने पूछा। वह दस्तावेज, ब्योमकेश ने कहा। महाराजा ने उन्हें इतनी सावधानी से क्यों छिपाया? शायद वह नहीं चाहते थे कि किसी को पता चले, मैंने कहा। या शायद वह किसी को फंसाना चाहते थे, ब्योमकेश ने कहा। सोचो अजित, अगर नीलामी के बाद पेंटिंग बिक जाती तो वह दस्तावेज हमेशा के लिए खो जाते और नजीरा बेगम कभी अपनी संपत्ति का दावा नहीं कर पाती। मैं चौंक गया। मतलब महाराजा जानबूझकर वह दस्तावेज छिपा रहे थे? शायद, ब्योमकेश ने कहा, या शायद वह उन्हें सही समय पर देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो गई। तभी अचानक बाहर से एक तेज आवाज आई। हम दोनों चौंक गए। ब्योमकेश तुरंत उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। हमने दरवाजा खोला और गलियारे में देखा, कोई तेजी से सीढ़ियों की ओर भाग रहा था। उसका पीछा करो, ब्योमकेश ने कहा। हम दोनों तेजी से उस छाया का पीछा करने लगे। छाया सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हम भी पीछे पीछे भागे, लेकिन जब हम नीचे पहुंचे तो छाया गायब हो चुकी थी। कौन था वह? मैंने हांफते हुए पूछा। पता नहीं, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन जो भी था वह हमें देख रहा था। हम वापस अपने कमरे में लौट आए। ब्योमकेश ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। आज रात हमें सावधान रहना होगा, उन्होंने कहा। मैं बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रंगमहल में कुछ तो ऐसा था जो हमसे छिपा हुआ था, और मुझे डर लग रहा था कि यह रहस्य और भी खतरनाक हो सकता है। अगली सुबह जब मैं उठा तो ब्योमकेश पहले से ही तैयार थे। चलो अजित, उन्होंने कहा, आज हम इस मामले को और गहराई से देखेंगे। हम नाश्ते के लिए नीचे गए। परिवार के सभी सदस्य वहां 10 मौजूद थे, लेकिन माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण था। युवराज प्रसेनजीत बेचैन लग रहे थे और बार बार दरवाजे की ओर देख रहे थे। नाश्ते के बाद इंस्पेक्टर पांडे आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। ब्योमकेश बाबू, उन्होंने कहा, मुझे एक अजीब खबर मिली है। युवराज प्रसेनजीत कल रात शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। स्टेशन पर हमारे आदमियों ने उन्हें रोक लिया। फिर हो गया। कहाँ है वह अभी? नीचे हॉल में, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। मैंने उन्हें वहीं बुलाया है। हम नीचे गए। युवराज प्रसेनजीत वहां खड़े थे। उनका चेहरा पीला और घबराया हुआ था। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। युवराज साहब, ब्योमकेश ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आप शहर छोड़कर कहां जा रहे थे? युवराज ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। मैं बस थोड़ा समय के लिए बाहर जा रहा था। अपने पिता की हत्या के एक दिन बाद? ब्योमकेश ने पूछा। उनकी आवाज में एक तीखापन आ गया था। युवराज की आंखें नम हो गईं। आप नहीं समझते, मेरे कर्जदार मुझे धमकी दे रहे हैं। अगर मैंने इस हफ्ते पैसे न दिए तो वे मुझे मार देंगे। तो आप भाग रहे थे? इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। हां, युवराज ने कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ब्योमकेश ने कुछ देर उन्हें देखा, फिर बोले, युवराज साहब, मुझे यकीन है कि आप अपने पिता से प्यार करते थे, लेकिन आपकी यह हरकत
आपको मुख्य संदिग्ध बना देती है। युवराज ने घबराहट से कहा, मैंने अपने पिता को नहीं मारा, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी आपको हमारे साथ रहना होगा, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा, जब तक हम जांच पूरी नहीं कर लेते। युवराज एत ने हार मानते हुए सिर हिलाया। इंस्पेक्टर पांडे ने एक सिपाही को उनके साथ लगा दिया। जब हम अकेले रह गए तो मैंने ब्योमकेश से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि उसने हत्या की? बहुत आसान है, ब्योमकेश ने कहा। सब कुछ बहुत साफ सुथरा है। युवराज के पास मकसद है, मौका है, और अब वह भागने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मुझे यह बहुत आसान लग रहा है। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि असली हत्यारा चाहता है कि हम युवराज को दोषी माने, ब्योमकेश ने कहा। वह स्वास्तिक का निशान, वह चंदन का लेप, यह सब युवराज को फंसाने के लिए किया गया होगा। लेकिन चंदन तो रानी मां के पूजा घर से आया था, मैंने कहा। हाँ, ब्योमकेश ने कहा, और रानी मां ने बताया कि उनकी चंदन की डिबिया गायब थी। किसी ने जानबूझकर उसे लिया होगा। कौन? मैंने पूछा। यही एक तो हमें पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा। दोपहर को हम फिर से महाराजा के स्टूडियो में गए। ब्योमकेश ने कमरे का फिर से बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने फर्श पर, दीवारों पर और हर कोने में देखा। अचानक उनकी नजर खिड़की के पास की दीवार पर पड़ी। यह देखो अजित, उन्होंने कहा। दीवार पर एक हल्का सा निशान था, जैसे किसी ने कुछ रगड़ा हो। यह क्या है? मैंने पूछा। लगता है कि हत्यारा अपने हाथों से दीवार को छू गया था, ब्योमकेश ने कहा, और फिर उसने इसे पोंछने की कोशिश की। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा लेंस निकाला और निशान को बहुत करीब से देखा। यह खून नहीं है, ब्योमकेश ने कहा। यह कुछ और है, शायद कोई पाउडर या मिट्टी। उन्होंने अपनी उंगली से निशान को छुआ और सूंघा। यह मिट्टी है, उन्होंने कहा, और यह ताजी है। मतलब? मैंने पूछा। मतलब यह कि हत्यारा बाहर से आया था, ब्योमकेश ने कहा। उसके जूतों में मिट्टी थी। हम नीचे बगीचे में गए। बगीचा बहुत बड़ा था और थोड़ा उजड़ा हुआ। ब्योमकेश ने बगीचे में घूमना शुरू किया। वह हर जगह देख रहे थे, हर पौधे को, हर रास्ते को। अचानक उन्होंने एक जगह पर रुककर कहा, यह देखो। वहां जमीन पर कुछ पैरों के निशान थे। निशान ताजे थे और बगीचे की दीवार की ओर जा रहे थे। कोई यहां से दीवार के पार गया था, ब्योमकेश ने कहा, और यह निशान कल रात के हैं। हम दीवार के पास गए। दीवार काफी ऊंची थी, लेकिन उस पर चढ़ा जा सकता था। दीवार के ऊपर कुछ टूटे हुए पत्थर थे। कोई यहां से अंदर आया था, ब्योमकेश ने कहा, और फिर वापस चला गया। लेकिन कौन? मैंने पूछा। यही तो हमें पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। यह हवेली का ही कोई था। क्यों? मैंने पूछा। व्यक्ति को महाराजा के स्टूडियो का पता नहीं होता, ब्योमकेश ने कहा। और वह रानी मां के पूजा घर से चंदन कैसे ले सकता था? मैं चौंक गया। मतलब हत्यारा हवेली का ही कोई है? हाँ, ब्योमकेश ने कहा, और अब हमें यह पता लगाना है कि वह कौन है। हम वापस हवेली में आए। ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर पांडे से कहा कि वह सभी नौकरों से बात करना चाहते हैं। एक एक करके सभी नौकर आए। रसोइयां, माली, साफ सफाई करने वाले, सब। ब्योमकेश ने हर किसी से पूछा कि कल रात वे कहां थे और उन्होंने क्या देखा। ज्यादातर नौकरों ने कहा कि वे अपने कमरों में सो रहे थे और उन्होंने कुछ नहीं सुना। लेकिन एक बूढ़े माली ने कुछ अलग बताया। साहब, उसने कहा, मैं रात को बगीचे में घूम रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने देखा कि कोई बगीचे में चल रहा था। कौन? ब्योमकेश ने तुरंत पूछा। मुझे ठीक से दिखा नहीं, माली ने कहा। बहुत अंधेरा था। लेकिन वह कोई औरत थी। औरत? मैंने चौंक कर पूछा। हाँ साहब, माली ने कहा। उसकी चाल से लगा कि वह औरत है और उसके हाथ में कुछ था। क्या? ब्योमकेश ने पूछा। मुझे ठीक से दिखा नहीं, माली ने कहा। लेकिन शायद कोई डिब्बा या बक्सा। ब्योमकेश ने माली को धन्यवाद दिया। जब वह चला गया तो मैंने पूछा, तो क्या हत्यारा कोई औरत है? हो सकता है, ब्योमकेश ने कहा। हवेली में 3 औरतें हैं, रानी मां माधवी और नजीरा बेगम। और एक और बात, माली ने कहा कि उस औरत के हाथ में कुछ था। शायद वह चंदन की डिबिया हो। लेकिन कौन? मैंने पूछा। यह तो हमें पता लगाना होगा, ब्योमकेश ने कहा। शाम को हम फिर से अपने कमरे में थे। ब्योमकेश अपनी डायरी में कुछ लिख रहे थे। मैं उनके चेहरे को देख रहा था। उनकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और आंखों में गहरी सोच थी। अजित, उन्होंने अचानक कहा, इस मामले में कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है। हर सुराग एक दिशा में इशारा कर रहा है, लेकिन कुछ तो गलत है। क्या? मैंने पूछा। वह ईशान सिन्हा, ब्योमकेश ने कहा। वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ है।
उसके पास भी तो मकसद है। नीलामी से उसे 50,000 रुपए मिलने वाले थे। तो क्या तुम्हें लगता है कि उसने हत्या की? मैंने पूछा। मुझे नहीं पता, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन मुझे उससे फिर से बात करनी होगी। अगले दिन सुबह हमने ईशान सिन्हा को बुलाया, लेकिन जब नौकर उसे बुलाने गया तो वह वापस आकर बोला, साहब, ईशान साहब अपने कमरे में नहीं है, उनका सामान भी नहीं है। ब्योमकेश तुरंत उठ खड़े हुए। क्या? वह कब गए? पता नहीं साहब, नौकर ने कहा। सुबह जब मैंने उनका कमरा देखा तो वह खाली था। ब्योमकेश ने तुरंत इंस्पेक्टर पांडे को बुलाया। ईशान सिन्हा भाग गया है, उन्होंने कहा, हमें उसे ढूंढना होगा। इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत अपने आदमियों को भेज दिया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ब्योमकेश कुछ और सोच रहे थे। यह बहुत अजीब है, ब्योमकेश ने कहा। पहले युवराज भागने की कोशिश करता है, अब ईशान भाग गया। यह सब बहुत साफ सुथरा है। मतलब? मैंने पूछा। मतलब यह कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, ब्योमकेश ने कहा। असली हत्यारा चाहता है कि हम दूसरों पर शक करें। दोपहर तक इंस्पेक्टर पांडे के आदमियों ने ईशान सिन्हा को ढूंढ लिया। वह स्टेशन पर था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसे वापस रंगमहल लाया गया। ईशान बहुत घबराया हुआ था, उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ईशान साहब, ब्योमकेश ने सख्त स्वर में कहा, आप भाग क्यों रहे थे? ईशान ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं डर गया था। किस बात से? ब्योमकेश ने पूछा। ईशान ने एक गहरी सांस ली। मैं आपको सच बताता हूं, मैं महाराजा को धोखा दे रहा था। कैसे? ब्योमकेश ने पूछा। मल्लिका ए गजल की नीलामी के लिए मैंने एक योजना बनाई थी, ईशान ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं असली पेंटिंग को नकली से बदलना चाहता था। नीलामी में नकली पेंटिंग बेचकर असली पेंटिंग को मैं खुद रखना चाहता था। मैं चौंक गया। यह तो बहुत बड़ा धोखा है। हाँ, ईशान ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं लालच में आ गया था। वह पेंटिंग लाखों की है। और क्या दो आपने महाराजा को मार दिया? ब्योमकेश ने सीधे पूछा। नहीं, ईशान ने जोर से कहा, मैं कसम खाता हूं, मैंने महाराजा को नहीं मारा। हत्या की रात मैं हवेली के तहखाने में था। मैं पेंटिंग को बदलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। कोई गवाह है? ब्योमकेश ने पूछा। नहीं, ईशान ने कहा, मैं अकेला था। ब्योमकेश ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोले, आपकी यह हरकत आपको मुख्य संदिग्ध बनाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपने हत्या की। ईशान ने राहत की सांस ली। लेकिन आपको हमारे साथ रहना होगा, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। जब ईशान चला गया तो मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि उसने हत्या नहीं की? क्योंकि उसका मकसद पेंटिंग चुराना था, हत्या करना नहीं, ब्योमकेश ने कहा। अगर वह हत्यारा होता तो वह पेंटिंग ले जाता, लेकिन पेंटिंग अभी भी स्टूडियो में है। तो फिर असली हत्यारा कौन है? मैंने पूछा। यह तो हमें पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन अब मैं कुछ चीजें समझने लगा हूं। शाम को हमने फिर से महाराजा की डायरी पढ़ी। ब्योमकेश हर पन्ने को बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। अचानक वो एक जगह रुक गए। ये देखो अजित, उन्होंने कहा, महाराजा ने लिखा है कि उन्हें किसी ने धमकी दी थी। मैंने पढ़ा, डायरी में लिखा था, मुझे एक चिट्ठी मिली है, उसमें लिखा है कि अगर मैंने नीलामी की तो मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। मुझे उन दस्तावेजों को सुरक्षित रखना है। वह दस्तावेज, मैंने कहा, जो पेंटिंग के फ्रेम में थे। हाँ, ब्योमकेश ने कहा, महाराजा जानते थे कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन उन्होंने वह दस्तावेज सुरक्षित रखे। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। शायद वह किसी को न्याय दिलाना चाहते थे, ब्योमकेश ने कहा, या शायद वह किसी से डर रहे थे। तभी अचानक बाहर से एक तेज चीख की आवाज आई। हम दोनों तुरंत उठ खड़े हुए और बाहर भागे। आवाज नीचे हॉल से आ रही थी। जब हम नीचे पहुंचे तो देखा कि रानी मां माधवी बेहोश होकर गिर गई थी। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। ब्योमकेश ने तुरंत चिट्ठी उठाई और पढ़ी। उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या लिखा है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने मुझे चिट्ठी दिखाई। उसमें लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। मैं सन्न रह गया। मतलब हत्यारा अब रानी मां को मारना चाहता है? लगता तो यही है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन क्यों? रानी मां ने क्या किया है? हमने रानी मां को होश में लाया। वो बहुत डरी हुई थी। रानी साहिबा, ब्योमकेश ने नरम स्वर में कहा, यह चिट्ठी आपको कहां मिली? मेरे कमरे में, रानी मां ने कांपती आवाज में कहा। मैं अभी अपने कमरे में गई थी तो यह चिट्ठी मेरे तकिए के नीचे रखी थी। किसी ने आपके कमरे में कैसे रखी? ब्योमकेश ने पूछा। मुझे नहीं पता, रानी मां ने कहा। मैं दोपहर से बाहर थी।
ब्योमकेश ने इंस्पेक्टर पांडे से कहा, रानी साहिबा की सुरक्षा का इंतजाम कीजिए, उनके कमरे के बाहर एक सिपाही लगा दीजिए। इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत व्यवस्था की। जब हम अपने कमरे में लौटे तो ब्योमकेश ने कहा, अजित, यह मामला अब और खतरनाक हो गया है। हत्यारा अब दूसरों को भी निशाना बनाना चाहता है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। यही तो हमें पता लगाना है, ब्योमकेश ने कहा। लेकिन अब मुझे एक बात समझ आ रही है, यह सिर्फ हत्या का मामला नहीं है, यह बदले का मामला है, और जो कोई भी यह कर रहा है वह रुकने वाला नहीं है। रात को मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में कई सवाल घूम रहे थे। कौन था वह हत्यारा? क्यों उसने महाराजा को मारा? और अब वह रानी मां को क्यों धमकी दे रहा था? मैं ब्योमकेश की ओर देखा। वह अपनी मेज पर बैठे कुछ लिख रहे थे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन मैं जानता था कि उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह इस पहेली को जरूर सुलझा लेंगे, लेकिन उससे पहले कहीं कोई और हत्या ना हो जाए, यह मेरी चिंता थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो ब्योमकेश पहले से ही तैयार थे। चलो अजित, उन्होंने कहा, आज हम इस मामले को खत्म करेंगे। कैसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। मुझे एक योजना है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन उसके लिए हमें सबको एक साथ इकट्ठा करना होगा। हमने इंस्पेक्टर पांडे को बुलाया और उन्हें ब्योमकेश की योजना बताई। दोपहर को हवेली के बड़े हॉल में सभी को इकट्ठा किया गया। युवराज प्रसेनजित, रानी मां माधवी, ईशान सिन्हा, नजीरा बेगम और सभी नौकर। ब्योमकेश हॉल के बीच में खड़े हुए। उनका चेहरा शांत लेकिन दृढ़ था। आप सभी जानते हैं कि मैं महाराजा विजयेंद्र प्रताप सिंह की हत्या की जांच कर रहा हूं, ब्योमकेश ने कहा। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि हत्यारा कौन है। सभी की नजरें ब्योमकेश पर टिक गईं। हॉल में सन्नाटा छा गया। पहले मुझे लगा कि यह किसी बाहरी व्यक्ति का काम है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन फिर मुझे पता चला कि हत्यारा इसी हवेली का कोई है। वह स्वास्तिक का निशान, वह चंदन का लेप, सब कुछ एक योजना का हिस्सा था। युवराज प्रसेनजित ने बेचैनी से कुर्सी पर हिलते हुए कहा, तो कौन है वह? धैर्य रखिए युवराज साहब, ब्योमकेश ने कहा। पहले मुझे पूरी कहानी बतानी होगी। उन्होंने अपनी जेब से वह दस्तावेज निकाले जो पेंटिंग के फ्रेम में छिपे थे। यह दस्तावेज बताते हैं कि रंगमहल और इसकी जमीन असल में नजीरा बेगम के परिवार की थी। महाराजा के पूर्वजों ने इसे धोखे से हड़प लिया था। नजीरा बेगम का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। महाराजा को इस बात का पता था, ब्योमकेश ने कहा, और शायद वह इन दस्तावेजों को नजीरा बेगम को देना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनकी हत्या हो गई। तो क्या नजीरा बेगम ने हत्या की? इंस्पेक्टर पांडे ने पूछा। ब्योमकेश ने नजीरा बेगम की ओर देखा। नहीं, नजीरा बेगम ने हत्या नहीं की, लेकिन वह जानती थी कि कौन हत्यारा है। नजीरा बेगम की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि हत्यारा उनके बहुत करीब है, ब्योमकेश ने कहा। असल में हत्यारा इस हॉल में ही है। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा। हॉल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। ब्योमकेश ने धीरे धीरे रानी मां माधवी की ओर मुड़ते हुए कहा, रानी साहिबा, आप ही हत्यारी हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। रानी मां का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है, रानी मां ने कांपती आवाज में कहा। मैंने अपने पति को नहीं मारा। आप नहीं मारा, ब्योमकेश ने दृढ़ता से कहा, और मेरे पास इसके सबूत हैं। मैं सन्न रह गया। रानी मां माधवी, वह सौम्य शांत महिला, ब्योमकेश ने कहा। आपने अपने पूजा घर से चंदन का लेप लिया और उससे स्वास्तिक का निशान बनाया। आप चाहती थी कि सब लोग यह समझें कि युवराज ने हत्या की, क्योंकि युवराज अक्सर आपके पूजा घर से चंदन चुराता था। रानी मां ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें नम हो गईं। लेकिन आपकी एक गलती हो गई, ब्योमकेश ने कहा। वह माली ने आपको उस रात बगीचे में देखा था। आप चंदन की डिबिया लेकर जा रही थी। रानी मां का चेहरा और भी पीला पड़ गया। और एक और बात, ब्योमकेश ने कहा, महाराजा के स्टूडियो की दीवार पर जो निशान था वह मिट्टी का नहीं था, वह चंदन का था। आपने गलती से दीवार को छू लिया था जब आपके हाथों में चंदन लगा हुआ था। रानी मां ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। वह रोने लगी। लेकिन मकसद क्या था? इंस्पेक्टर पांडे ने पूछा। ब्योमकेश ने रानी मां की ओर देखा। बताइए रानी साहिबा, आपने अपने पति को क्यों मारा? रानी मां ने रोते हुए कहा, मैं नीलामी नहीं होने देना चाहती थी। मल्लिका ए गजल मेरे पति की सबसे प्रिय चीज थी। यह हमारे परिवार की धरोहर है, लेकिन वह इसे बेचना चाहते थे। और? ब्योमकेश ने दबाव डाला। रानी मां ने एक गहरी सांस ली। मुझे डर था कि अगर पेंटिंग बिक गई तो वह दस्तावेज हमेशा के लिए खो जाएंगे और नजीरा बेगम को न्याय नहीं मिलेगा। मतलब आप जानती थी दस्तावेजों के बारे में? ब्योमकेश ने पूछा।
हाँ, रानी माँ ने कहा, मेरे पति ने मुझे बताया था। वह कहते थे कि वह नजीरा बेगम को न्याय 100 दिलाएंगे, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मुझे लगा कि वह पेंटिंग बेचकर सब कुछ भूल जाएंगे। तो आपने उन्हें मार दिया? ब्योमकेश ने पूछा। रानी माँ ने रोते हुए कहा, मैं उन्हें सिर्फ रोकना चाहती थी। मैं उनके स्टूडियो में गई और मैंने उनसे फिर से मिन्नत की, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा कि नीलामी होगी। मैं गुस्से में आ गई। मैंने उनकी मेज पर रखा पेपर कट्टर उठाया और उनकी आवाज टूट गई। वह जोर जोर से रोने लगी। मैंने उन्हें मारना नहीं चाहा, रानी माँ ने कहा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। और जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है, तो मैंने सोचा कि मुझे किसी और को फंसाना होगा। इसलिए मैंने चंदन से स्वास्तिक का निशान बनाया। और वह चिट्ठी? ब्योमकेश ने पूछा। वह मैंने खुद लिखी थी, रानी माँ ने कहा। मैं चाहती थी कि सब लोग यह सोचें कि कोई और हत्यारा है। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वे रानी माँ की ओर बढ़े। रुकिए, नजीरा बेगम ने अचानक कहा। सभी की नजरें उन पर टिक गईं। नजीरा बेगम धीरे धीरे रानी माँ की ओर बढ़ी। रानी साहिबा, आपने जो किया वह गलत था, लेकिन आप मुझे मत भूलिए। आप जानती थी कि मेरे परिवार के साथ अन्याय हुआ था और आपने न्याय दिलाने की कोशिश की। रानी माँ ने नजीरा बेगम की ओर देखा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे पति के पूर्वजों ने आपके साथ जो किया वह बहुत गलत था। नजीरा बेगम ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। इंस्पेक्टर पांडे ने रानी माँ को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो उन्होंने ब्योमकेश की ओर देखा। मैंने बदला नहीं लिया श्री बख्शी, उन्होंने कहा। मैंने न्याय किया। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। उनका चेहरा उदास था। जब रानी माँ को ले जाया गया तो युवराज प्रसेनजीत टूट कर रोने लगे। मेरी माँ, उन्होंने कहा। मैं नहीं जानता था। ब्योमकेश ने उनके कंधे पर हाथ रखा। जीवन कभी कभी बहुत क्रूर होता है युवराज साहब, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा। शाम को जब हम रंगमहल छोड़ने की तैयारी कर रहे थे तो नजीरा बेगम हमसे मिलने आई। उनके हाथों में वह दस्तावेज थे। श्री बख्शी, उन्होंने भी कहा, आपने मुझे न्याय दिलाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ब्योमकेश ने कहा, मैंने सिर्फ सच को सामने लाया। न्याय तो खुद होता है। नजीरा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं इस हवेली को वापस पा सकूंगी, लेकिन यह खुशी भी कितनी महंगी पड़ी। एक व्यक्ति की जान चली गई। जीवन और मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है, ब्योमकेश ने कहा, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। हम रंगमहल से निकले। पीछे मुड़कर देखा तो वह भव्य हवेली अंधेरे में खड़ी थी। उसकी दीवारों में कितने रहस्य छिपे थे, कितनी कहानियां। लेकिन आज एक कहानी खत्म हो गई थी। गाड़ी में बैठते हुए मैंने ब्योमकेश से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी माँ ही हत्यारी हैं? कई छोटे छोटे सुराग थे, ब्योमकेश ने कहा। पहला, वह चंदन का लेप। केवल रानी माँ के पूजा घर में ही ऐसा लेप था। दूसरा, माली ने एक औरत को बगीचे में देखा था। तीसरा, रानी माँ ने बहुत जल्दी और आसानी से माना कि उनकी चंदन की डिबिया गायब थी। यह एक तरह की तैयारी थी। और वह चिट्ठी? मैंने पूछा। वह सबसे बड़ा सुराग था, ब्योमकेश ने कहा। अगर कोई सचमुच रानी माँ को मारना चाहता तो वह चिट्ठी नहीं भेजता, वह सीधे हमला करता। लेकिन रानी माँ चाहती थी कि सब लोग यह सोचें कि कोई और खतरनाक हत्यारा है। मैं चुप रहा। इस पूरे मामले ने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया था। कभी कभी लोग प्यार में, न्याय के नाम पर ऐसे काम कर जाते हैं जो बहुत गलत होते हैं। रक्तराग, मैंने धीरे से कहा। क्या? ब्योमकेश ने पूछा। तुमने इस कहानी का नाम रक्तराग रखा था, मैंने कहा। अब मुझे समझ आया। यह खून का संगीत था, खून का रंग था, और यह राग बहुत दुखद था। ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, हर रहस्य का अपना राग होता है अजित। कुछ शांत, कुछ रोमांचक और कुछ दुखद। यह रक्त राग था। गाड़ी कलकत्ता की सड़कों पर दौड़ती रही। शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थीं और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन रंगमहल की वह रात, वह हत्या और वह दुखद सच हमेशा मेरे दिल में रहेगा। कुछ दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि रानी माँ माधवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। नजीरा बेगम को रंगमहल की संपत्ति वापस मिल गई थी। युवराज प्रसेनजीत शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे और ईशान सिन्हा को उसके धोखे के लिए सजा मिली थी। मैं अपने कमरे में बैठा यह सब लिख रहा था। ब्योमकेश सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अजित, उन्होंने अचानक कहा, तुम्हारी कहानी खत्म हो गई? हाँ, मैंने कहा। रक्तराग अच्छा नाम है, ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन याद रखना, हर कहानी का अंत होता है, लेकिन जिंदगी में नए रहस्य हमेशा इंतजार करते रहते हैं। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि ब्योमकेश सही कह रहे थे।
ये कहानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन कलकत्ता के गलियारों में, पुरानी हवेलियों में और लोगों के दिलों में अभी और भी कई रहस्य छिपे होंगे। और मुझे यकीन था कि ब्योमकेश बख्शी उन सभी को सुलझा लेंगे, क्योंकि वह सिर्फ जासूस नहीं थे, वह सत्यान्वेषी थे और सच को ढूंढना ही उनका धर्म था।